हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर और आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स देखा था। अगर आपको कंस्ट्रक्शन जानना है ठीक अच्छे से तो आपको बेसिक्स देखना ज़रूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को विज़िट करें। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है मेनली दो पार्ट से बना होता है। एक तो वाइंडिंग और कोर, ये दोनों ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोर है और ये दो वाइंडिंग्स है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते हैं, ये मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये कोर के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है। अभी और भी इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जिसमें पहला है कंटेनर। कंटेनर क्या करता है? ये असेंबल करता है कोर एंड वाइंडिंग को। ये असेंबलिंग के लिए यूज होता है कंटेनर। और सेकंड वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है बुशिंग। ये किस लिए यूज होता है? फॉर इंसुलेटिंग एंड ब्रिंगिंग आउट द टर्मिनल ऑफ वाइंडिंग फ्रॉम द टैंक। किस लिए? जो ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग्स है उसको हम बाहर निकालने के लिए और वो उसको इंसुलेटेड रखने के लिए बुशिंग का यूज करते हैं। तो फॉर इंसुलेटिंग कोर, इंसुलेटिंग एंड ब्रिंगिंग आउट द टर्मिनल्स ऑफ वाइंडिंग फ्रॉम टैंक। तो हमारा जो वाइंडिंग होता है और कोर होता है एक टैंक में फिक्स होता है। तो उस टैंक से हमें बाहर अगर वाइंडिंग्स निकालनी है, बाहर के टर्मिनल में निकालनी है, तो हम करेंगे बुशिंग का इस्तेमाल। और ये जो हमारा कोर होता है, वो होता है स्टैक ऑफ थिन सिलिकॉन लैमिनेशन से बना रहता। वो स्टैक ऑफ थिन सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन से बना होता है। ठीक है। और हम अगर इसके थिकनेस की बात करें, इस लैमिनेशन की थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो होती है 0.35 mm फॉर 50 हर्ट्ज। और अगर हम बात करें इससे कम फ्रीक्वेंसी की तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 0.5 mm फॉर 25 हर्ट्ज। ठीक है। और हमारे कोर का मेनली फंक्शन क्या होता है? वो पाथ प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने, जैसे कि ये कोर है, ये इस प्राइमरी को हमने सप्लाई दिया तो वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो इस फ्लक्स को हमें सेकेंडरी तक पहुँचाना है, तो हम कोर का इस्तेमाल से इस फ्लक्स को सेकेंडरी तक पहुँचाते हैं। मतलब ये पाथ प्रोवाइड करता फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है। ये हुआ उसका वर्किंग, प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। और जो जो कोर होता है वो बनता है CRGO से। और ये CRGO क्या है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील।
स्टील। ये CRGO का लॉन्ग फॉर्म है और ये मेनली कैसे बनता है, ये बनता है सिलिकॉन प्लस आयरन से। अगर सिलिकॉन को हम राइट प्रोपोर्शन में आयरन में ऐड करें तो हमारा CRGO बनता है। और हम CRGO क्यों यूज़ करते हैं, हम CRGO इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करता है। वो इम्प्रूव्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो CRGO के इस्तेमाल से इम्प्रूव होती है, तो वो है लो कोर लॉस, लो कोर लॉस होता है, और सेकेंड हाई परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो कितने अमाउंट में मैग्नेटाइज होता है, दैट इज इट इज़ अ डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल ऑब्टेन इन अ रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेट कितने अमाउंट में मैग्नेटाइज होता, वो प्रॉपर्टी होती है परमेबिलिटी। तो हाई परमेबिलिटी होने से कौन से फायदे होते, तो पहला एक है कि हाई फ्लक्स डेंसिटी मिलती, उससे हाई फ्लक्स डेंसिटी मिलती। और जैसे ही हमारी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है अगर हमारी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, हमारा कोर लॉस रिड्यूस होता है। और जैसे ही हमारा कोर लॉस रिड्यूस हो तो जो हमारा वेट पर केवीए है, वेट पर केवीए, वो क्या है, रिड्यूस हो जाता। हमारा वेट पर केवीए जो है वो रिड्यूस हो जाता। और जैसे ही हमारा वेट रिड्यूस हो गया तो फिर रिलेटिवली हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑटोमेटिकली रिजिड हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन रिड्यूस होने से हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमारा वेट एंड साइज पर केवीए हमें कम लगेगा, पर केवीए विल रिड्यूस। ठीक है, कितने फायदे हुए, एक बस हमारा मटेरियल चेंज करने से या CRGO यूज़ करने से कोर में हमारे इतने सारे फायदे हुए। पहला तो चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इम्प्रूव होती है, और वो कौन सी है, लो कोर लॉस और हाई परमेबिलिटी। हमारा कोर लॉस, कोई भी मशीन का अगर लॉस कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। और हाई परमेबिलिटी होने से क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही हमारी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाए तो हमारा कोर लॉस रिड्यूस होगा और वेट पर केवीए वो भी रिड्यूस होगा। और वेट पर केवीए रिड्यूस होने से क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्शन रिजिड हो जाता। और कंस्ट्रक्शन रिजिड होना मतलब क्या होना है कि वेट एंड साइज पर केवीए रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई कोर की बात। अभी हम एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कोर को जैसे हमने पहले इंक्लूड किया है कि हमारा कोर जो है वो लैमिनेटेड होता है। ठीक है, तो कोर लैमिनेटेड होने से क्या फ़ायदा होता है, उससे होता है लैमिनेटेड कोर से क्या फ़ायदा होता है, इससे होता है हमारा एडी करंट लॉस रिड्यूस होता, एडी करंट लॉस रिड्यूस होता।
ये हो गया, एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाता। और जो हमारा लैमिनेशन है, वो लैमिनेशन जो है उसके बीच में हम वार्निश और ऑक्साइड लेयर का इस्तेमाल करते एज अ लैमिनेशन। ठीक है, चलो अभी ये हो गया लैमिनेशन का पार्ट। जो हम अगर हम ट्रांसफॉर्मर को ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लासीफाई करें तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो वो हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम उसे दो पार्ट्स में, या दो पार्ट्स में नहीं बोल सकते, दो कैटेगरी में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और सेकंड वन इज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो चलो हम पहले कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। ये होता है उसका कोर और यहाँ पे होती है वाइंडिंग्स उसकी। ये जो वाइंडिंग्स होती है हम इसे कोर बोलते हैं। और इस जो वर्टिकल पार्ट्स है, ये जो वर्टिकल पार्ट्स है उन्हें हम लिम्स बोलते हैं। ये हुआ एक लिम और ये अनदर लिम। ठीक है, तो ये हुई हमारे वाइंडिंग्स। ये लिम्स के ऊपर हमारे वाइंडिंग्स कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये हुई हमारे वाइंडिंग्स। ये हमारे वाइंडिंग्स है। ये जो इनर पार्ट्स में, मतलब जो कोर को एकदम लग के है, वो होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। और जो हमारे बाहर साइड में होती है वो होती है हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये हमारी होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जो हमारी अंदर की तरफ, मतलब एकदम कोर को लग के है, ये जो वाइंडिंग्स, ये एज ए इंसुलेटर भी काम करती है बिटवीन कोर एंड HV वाइंडिंग, दैट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, और जो कॉइल्स यूज करते हैं हम कोर ट्रांसफॉर्मर में, एक तो वो सर्कुलर होती है या ओवल शेप होती है, या तो फिर रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे भी दो टाइप्स होते हैं। एक स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल कोर टाइप होता है, और एक लार्ज कोर टाइप होता है। ठीक है, और जो स्मॉल कोर टाइप है उसमें हम सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वाइंडिंग यूज करते हैं।
रेक्टेंगुलर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारी लार्ज कोर टाइप है, लार्ज कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम राउंड और सर्कुलर वाइंडिंग या कॉइल यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कोर टाइप का। और अगर हम देखें वाइडली, हम सर्कुलर सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं कोर टाइप में। मोस्ट ऑफ द, आप अगर ये देखोगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो उसमें आपको सर्कुलर सिलेंड्रिकल वाइंडिंग ही इस्तेमाल की हुई दिखेगी, ठीक है। हम क्यों सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर वाइंडिंग और ओवल वाइंडिंग वो ज़्यादा होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है, ठीक है। इसलिए हम सर्कुलर सिलेंड्रिकल वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और ये जो वाइंडिंग्स है, अगर हम बात करें कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, अगर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो वो उसकी जो वाइंडिंग्स होती है वो कॉन्सेंट्रिक टाइप होती है। कॉन्सेंट्रिक माने कैसे? अगर आपको बताया जाए ड्रॉ करके तो ऐसे, कुछ इस प्रकार होती है वो वाइंडिंग्स। पहले ये जो वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग में ये होती है HV वाइंडिंग आउटर साइड, और ये होती है इनर साइड में LV वाइंडिंग, दैट इज लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। और ये दो वाइंडिंग्स में इंसुलेशन होता है, ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। और उसमें जो इंसुलेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है पेपर क्लॉथ के थ्रू, या फिर हम वहाँ पे माइका यूज़ करते, या फिर कूलिंग डक्ट यूज़ करते, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम HV और LV वाइंडिंग को इंसुलेट करने के लिए यूज़ करते, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो LV वाइंडिंग है वो कोर को लग के रहती है। मतलब यहाँ पे अगर आपने कोर कंसीडर किया तो उसको लग के LV वाइंडिंग होती है, जो कि HV और कोर के बीच में रहती है। तो इस कारण क्या होता है कि इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाता है, एज ए इंसुलेटर काम करती है LV वाइंडिंग HV और कोर के बीच में, ठीक है। जैसे कि हमने इस वाले इसमें देखा, ये जो है वर्टिकल जो साइड्स है हम उन्हें लिम कहते हैं, और ये जो बॉटम साइज है अपर बॉटम एंड लोअर बॉटम, इसे हम कहते हैं योक, ठीक है। ये जो है हमारा कोर टाइप है, इसमें जो हमारा सारा फ्लक्स है ये यहाँ से फ्लो होता है, मतलब कोर से फ्लो होता है। और जो फ्लक्स कोर में मतलब यहाँ से तो जनरेट होता, पर वो सेकेंडरी को अगर लिंक नहीं करता तो हम उस फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स कहते हैं। और अभी रही एप्लीकेशन की बात, तो हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसे यूज़ करते हैं हाई पावर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में। जितने भी हमने कोर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो हाई पावर और
हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। अभी सेकंड टाइप देखते हैं अपना। सेकंड टाइप है शेल टाइप। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अभी शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है, पहले तो उसकी डायग्राम बना लेते हैं। मेरे उसकी डायग्राम, वाइंडिंग यहाँ पे होती है उसकी, ठीक है। यहाँ पे उसके वाइंडिंग्स होती है। ये जो बीच में गैप देख रही है, यहाँ पे होता है इंसुलेशन, और ये होती है एलवी वाइंडिंग, और ये है एचवी वाइंडिंग, ठीक है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वाइंडिंग्स है ये सैंडविच पैटर्न में है, मतलब पहले एलवी वाइंडिंग, फिर एचवी वाइंडिंग, फिर एलवी वाइंडिंग, फिर एचवी वाइंडिंग, ऐसे इस मैनर में होती है। तो जो वाइंडिंग होती है वो सैंडविच टाइप होती है, सैंडविच टाइप वाइंडिंग। और इसके ये जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसके 3 लिम्स होते हैं, 1, 2 और 3 लिम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट होता है, यहाँ मिडल, यहाँ पे वाइंडिंग है तो यहाँ से फ्लक्स जनरेट होने वाला है, तो ये आधा इस तरफ जाता है फ्लक्स, मतलब हाफ ऑफ डिवाइड होता है, और ये फिर से रिटर्न यहाँ से आता है, ये इधर से जाता, यहाँ से जाता। अगर हम माने कि इसका फ्लक्स फाई है तो फर्स्ट लिम में जाएगा 5/2 और सेकेंड लिम में जाएगा 5/2, ठीक है। तो ऐसे हमारा फ्लक्स डिवाइड होता है। और हमारी जो वाइंडिंग्स है वो मल्टी स्टेज डिस्क टाइप होता है, ठीक है। और ये जो वाइंडिंग है, यहाँ से आप जो गैप देख रहे हैं वो है इंसुलेशन, वो इंसुलेटेड होती है एक दूसरे से। और जो हमारी जो कंप्लीट वाइंडिंग है वो स्टैक डिस्क से बनती है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारा जो ये शेल टाइप जो ट्रांसफॉर्मर है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो जहाँ पे भी लो वोल्टेज और लो करंट, लो पावर लगता, वहाँ पे हम शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। ये हो गया शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अभी हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल वो किस प्रकार, मतलब उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। पहले तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो टाइटली फिटेड मेटल टैंक में रहता। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो टाइटली फिटेड मेटल टैंक में रहता। मेटल टैंक में रहता जो कि इंसुलेटिंग ऑयल से फिल्ड रहती, ठीक है। जो हमारे इंसुलेटिंग ऑयल से भरी हुई रहती टैंक। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर ऑयल का काम क्या है, तो वो पहले तो कूलिंग प्रोवाइड करता, और सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो एज अ इंसुलेटर काम करता।
एज ए इंसुलेटर काम करता वो, ठीक है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है विच शुड बी फ्री फ्रॉम अल्कली, ट्रांसफार्मर ऑयल should be free from, first is alkali, अल्कली से फ्री होना चाहिए, सेकेंड इज सल्फर, एंड थर्ड इज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मॉइस्चर। अगर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो वो हमारे ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो रिड्यूस कर देती है। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो हमारे ऑयल में तो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर का यूनिट्स छोटा हो तो हम उसे कंप्लीटली सील्ड कर सकते, पर अगर हमारे ट्रांसफार्मर का जो टैंक हो तो बड़ा हो तो फिर हम उसे कंप्लीटली सील नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, हम ब्रीथर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम बड़े ट्रांसफार्मर की बात करें तो हम वहाँ पे ब्रीथर यूज़ करते हैं, ब्रीदर। तो ब्रीदर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? वो ब्रीदर क्या करता है कि हमारा जो ऑयल है ट्रांसफार्मर के अंदर का, उसे अगर एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करता और उसका जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा करता। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है उसकी कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसको ट्रैप कर लेता ब्रीदर और उसको ऑयल के अंदर नहीं आने देता। मतलब उसका क्या हुआ कि वो उसका मेन फंक्शन क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर is entrapped in the breather and not allowed to pass into oil। तो ये हुआ हमारा ब्रीदर का फंक्शन। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो वो ट्रांसफार्मर एक्चुअली कैसे वर्क करता, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे जब भी नए वीडियो आए तो आपको पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।